अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 91 कैफ 1 का स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन लेंथी है, पहले यही करेंगे। सरद शुगर की एडजस्टमेंट 2 से हमने काम शुरू करना है और उसके बाद मिंट है। एक और सवाल कौन सा था होमवर्क में? जी वाला है। इनमें जो जो सवालों में मसाइल हैं, जितना टाइम मिलेगा आज कर लेंगे होपफुली। फिर इसमें टोटल 2 सवाल ही रह जाने हैं। एक आपको आज होमवर्क मिलेगा, मे बी एक मंडे को करवा दूँ या मे बी वो भी होमवर्क में ही चला जाए और फिर मंडे को सिर्फ डिस्कशंस करें इन सारे सवालों की। इनको पूरा करेंगे, फिर उसके बाद सिंगल एंट्री में जो 2-3 सवालों में आपके क्वेश्चंस थे उनको भी डिस्कस करके कैश फ्लो की तरफ हम मूव करेंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह। बहरहाल ये बहुत एक्सपेक्टेशन हाई है मेरी इस टॉपिक को लेकर, तो इसलिए ज़रा इसको अच्छे से किया भी है हमने, सब कुछ ही अच्छे से किया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसको और अच्छे से करना है आपने। ठीक है ना? अच्छा, मतलब वो कैसे करना है वो जाहिर है मैं खुद अब टैकल करूँगा। टेस्ट में कोई सवाल देखूंगा अच्छा सा बन जाए जिसके अंदर आपकी छेड़खानियाँ जो यहाँ पर नहीं की आई कैप ने किस तरह की, वो भी कर लूँ। उसके बाद मॉक में भी एक सवाल डल जाएगा। फिर तरीका तो आपको आता ही है, आगे फिर किस्मत की बात है, जो मेरे बस में हो मैं कर दूंगा। ये सवाल करना है 13वां हमने, लेकिन थोड़ा सा ना आप ये देखिए फॉर्मेट के अंदर मैंने खुला खुला इसको रख लिया है। कभी कभी यूँ करता है सवाल करते हुए दिल कि नहीं यार इसको अलग कर लें, तो जैसे मैंने कल भी किया था। तो आप ये काम किया करें, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल जीपी, इसमें तो कोई मसला नहीं होता। लेस करें ना, सेलिंग एडमिन लग भी लिखें तो एक लाइन छोड़कर ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखें। फिर होता है ना, जैसे ACCA वाले या फाइनल में जाके आप लोग होंगे तो एक्सेल पे सवाल करते हैं, वो बड़ा आसान होता है। ठीक है ना? या चूँकि आपकी कापी होती है तो कापी पे लिखा गया तो फिर मिटाना मुश्किल होता है। इसलिए एहतियात क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ऊपर एक लाइन खाली छोड़ दी। फिर एट द इनकम लेस एक्सपेंसेस, PBT लिखना है ना, एक लाइन खाली छोड़ दी। फिर PBT के बाद लेस टैक्स के मसला तो कोई नहीं होता और फिर पैट पे आ जाए, तो एक एक लाइन एक्स्ट्रा ऐसे छोड़ दिया करें एहतियातन, ताकि कोई मसला ना हो। खाली रह जाएगी तो खाली रह जाएगी। पहले सफ़े पे आपने P&L बनाना है, दूसरे पे आपने बैलेंस शीट, तीसरे से वर्किंग शुरू कर देनी। ठीक है ना? तो पूरा सफ़ा P&L का है, आधी आधी बैलेंस शीट तो करनी नहीं ना पर्चे के अंदर, अच्छा नहीं ना लगता। वैसे हर्ज कोई नहीं है, पर बेहतर यही है कि एक सफ़े के ऊपर P&L हो, दूसरे पे बैलेंस शीट हो, तीसरे पे वर्किंग की एडिंग दे के शुरू हो जाओगे। ठीक है? जैसे सिखाया आपको बिल्कुल वैसे ही करते जाना है। ठीक है? अब ये मैंने फॉर्मेट बनाया, लेकिन आज सवाल ज़रा लेंथी है, मुझे समझ नहीं आई इससे आगे कि मैं कौन सी वर्किंग्स करूँ। मैंने कहा फिर जो वर्किंग की जरूरत पड़ेगी वो करते चले जाएंगे। ओके चल, अच्छा जी, सवाल को एक नज़र देखते हैं। और इसमें एक नज़र देखने वाली चीज़ एक और भी है। ठहरो, ये ज़रा किसी के पास है आई कैप का क्वेश्चन बैंक होता है 3D टेक्स्ट? ऐसे ओपन कर लें फटाफट, जब मैं कहूँ तो ओपन हो जाए उनका भी। कौन सा सवाल है ये आई कैप का? 19 बोला है ना मैंने? मिंट लेमोनेड आ गया, ईगल। अच्छा, ये थोड़ी सी ना मिस प्रिंटिंग हो गई है, सही करनी है आपने। ये 843 जो है ना, ये इधर लिखा गया है इनसे। ये 843 सैलरीज एंड वेजेस हैं। वैसे तो कॉमन सेंस यूज़ करके भी ये आपने बाहर ले ही आना है, लेकिन ये करेक्शन नीडेड है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रिंटिंग का इशू है, ये देख लें यहाँ से ये। ओके अच्छा, हालांकि मैंने ये सारा टिक करके उनको दिया था। बस 843 जी, तो ये करेक्शन नीडेड है इस क्वेश्चन में, छोटी सी। अच्छा जी, पढ़ने हैं ज़रा ट्रायल को। प्लांट है, इक्विपमेंट है। अब चुप है तो इसकी बुक वैल्यू है, अनलेस के ट्रायल के अंदर एक्यूमुलेटेड ऑप्शन अलग मिल जाए। अब ट्रायल ज़रा बड़े अजीब तरीके का है, वैसे तो अच्छे तरीके का है। डेबिट्स उसने अलग कर दिए, क्रेडिट्स अलग कर दिए आपके लिए। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक आ रहा है। अब ओपनिंग स्टॉक आ रहा है तो ट्रायल में परचेजेज ही होंगी इंशाल्लाह। फिर ट्रेड डेटर्स हैं, कैश एट बैंक और परचेजेज नज़र भी आ गया। फिर सैलरीज एंड वेजेस हैं, भाई सेलिंग की हैं एडमिन की हैं नहीं पता। वेयर हाउस रेंट है, ठीक है ये चलो सेलिंग का बन सकता है। रिपेयर मेंटेनेंस क्लियर नहीं है, यूटिलिटीज़ क्लियर नहीं है, इंश्योरेंस क्लियर नहीं है। बैड डेट डाउटफुल डेट जो है, बैड डेट एक्सपेंस, ये तो होता है सेलिंग का खर्चा। लेकिन बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं जिनके बारे में क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैंने इसका हल ये निकाला। उसने तो कोई बताया नहीं था एडमिन करूँ सेलिंग करूँ, मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की हेडिंग दी हुई थी, आपने देखा। यानी सेलिंग और एडमिन को हम क्या कर देंगे, इकट्ठा। ठीक है, ओ माय गॉड, बैड डेट रिटर्न ऑफ के साथ ही ऑब्सोलीट इन्वेंट्री रिटर्न ऑफ भी आ गया। अब ये कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, जैसे 100% सेम ट्रीटमेंट डेटर के साथ किया था। मैंने कोई नहीं पढ़ाया तो यही तो पढ़ा रहा हूँ, इसलिए सवाल करा रहा हूँ। डेटर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इन्वेंट्री प्रोविजन फॉर ऑब्सोलीट इन्वेंट्री। क्लोजिंग डेटर्स पे प्रोविजन का रेट लगा के क्लोजिंग प्रोविजन, ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस P&L। क्लोजिंग स्टॉक पे क्लोजिंग प्रोविजन का रेट लगा के
उसको प्रोविजन का क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस P&L में, यानी कि जो इन्वेंट्री राइट ऑफ हो जाती है, ठीक है, ये ऑब्सोलीट हो जाती है, उसको राइट ऑफ नहीं करते हम, स्टॉक में से वैसे नहीं निकालते, लेकिन नेट करके शो कर देते हैं, पर उसका एक्सपेंस एक्सपेक्टेड लॉस, ये पुरानी होगी, आउट ऑफ फैशन होगी, थोड़ा सा लॉस हम बुक कर लेते होते हैं, तो सेम ट्रीटमेंट चल रहा है। ये एक नई चीज़ है सवाल के अंदर, बाकी देखते हैं कोई नई चीज़ निकलती है नहीं, ठीक है। फिर अक्यूमुलेटेड डेप्शन यकम जुलाई, भाई ट्रायल है एज एट 30 जून 15 का, और उसमें यकम जुलाई का मतलब यकम जुलाई 15 नहीं हो सकता, यकम जुलाई 14 ही है, ठीक है ना। तो ये ओपनिंग गिवन है, इसका मतलब इस साल की एक्यूमुलेशन अभी कैलकुलेट होना, और खुद ही बताई जा रहा है, प्रोविजन फॉर ऑब्सोलीट स्टॉक भी ओपनिंग है, प्रोविजन फॉर बैड डेट भी ओपनिंग है। ये ना भी बताए तो हमें पता है हमने क्या करना है, अगर अदर इन्फॉर्मेशन में इसकी इन्फॉर्मेशन देगा तो हम इनको ओपनिंग ही कहते होते हैं। फिर कैपिटल है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स कहते होते हैं प्यार से। फिर ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, रेवेन्यू है, अदर इनकम है, एक्रूअल्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस होता है, इसलिए एक्रूअल का मतलब ये रिसीवेबल नहीं हो सकता। एक्रूअल खतरनाक लफ्ज है, इनकम के साथ लगाओ तो रिसीवेबल, लेकिन वो फिर डेबिट साइड पे होता ना, तो ये क्रेडिट साइड के ऊपर नजर आ रहा है, तो एक्रूअल पेएबल है, पेएबल और पेएबल, ओपनिंग भी पेएबल है, वही आपका एक्सपेंस का लेजर। आज ओपनिंग भी आ गया, फिर फॉर द ईयर एक्सपेंस भी आ गया, फिर सवाल में क्लोजिंग भी बता देगा, ठीक है, तो सही है ना। ये क्या है, सॉरी ये तो पेड होता है, ट्रायल में तो क्या होता है, तो ये रिपेयर मेंटेनेंस पेड, यूटिलिटीज पेड, इंश्योरेंस पेड। अब अदर इंफॉर्मेशन के अंदर आपको क्लोजिंग दे देगा या एक्सपेंस दे देगा, जो एक चीज दे देगा दूसरी बैलेंसिंग निकाल लेंगे। लेजर से इसीलिए चलते हैं हम, क्योंकि लेजर अप्रोच का फायदा ये देखा अब तक तो हमने कि हर सवाल इससे आराम से हो रहा है। हालांकि एक्रूअल की एंट्री भी हो सकती है डायरेक्ट, मैंने तो शुरू में सिखाया भी था, यहाँ पे भी कर सकते थे, लेकिन एक ऐसी अप्रोच है कि हर टॉपिक में बस, अभी हमने सिंगल एंट्री का टॉपिक किया, एक्रूअल का लेजर बना लिया था, यानी एक्सपेंस का या इनकम का लेजर बनाते थे, एक्रूअल्स वहाँ पे डील हो जाते थे। फाइनल अकाउंट्स में आए, एक्रूअल फिर भी उसी तरह से डील हो रहे हैं लेजर में। अभी कैश फ्लो में जाएंगे, एक्रूअल उसी तरह से लेजर में डील हो जाएंगे। एनपीओ में जाएंगे, एक्रूअल, तो ऐसा काम कर लिया जो हर जगह ही चल जाता है, तो जिंदगी सुकून में आ गई ना। अब हर टॉपिक में नया कटा होना ना, खोला हुआ टॉपिक खुद ही अलग कटा होता है, खुला हुआ उसको बांधना होता है, हम साथ और भी छोटे छोटे कटे खोल लें, अच्छा नहीं, ठीक है। व्हाट इज कटा, सन ऑफ बफलो, अच्छा जी, अच्छा जी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, द सेल रिटर्न ऑफ 390 हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड येट। अरे यार सेम एडजस्टमेंट दे दी तुमने, गुड्स रिटर्न हैव बीन रिसीव्ड बट नॉट इंक्लूडेड इन फिजिकल काउंट ऑफ इन्वेंट्री एट ईयर एंड। अब क्योंकि परचेजेज है, ये परपेचुअल नहीं पीरियोडिक सिस्टम है, तो फिजिकल काउंट से ही स्टॉक आता है, और फिजिकल काउंट वाले स्टॉक में ये शामिल नहीं है, ठीक है। तो स्टॉक है कितना ये तो उसने बताया ही नहीं, चलो कहीं बता देगा, अल्लाह करेगा। फिलहाल तो ईएल सेल सच गुड्स एट, उसने कहा कि पिछले सवाल में मैंने ये नहीं ना बताया था, मैंने कॉस्ट खुद बता दी थी, इसमें खुद निकालनी पड़ेगी तुम्हें, तो निकाल लेंगे, कोई मसला नहीं। मार्कअप मार्जिन पे मास्टर्स किया हमने इंट्रो, इसमें सिंगल एंट्री में, यहाँ पर भी कर लिए, ठीक है। अदर इनकम इंक्लूड्स प्रोसीड्स, प्रोसीड किसे कहते हैं, नहीं कैश को कहते हैं, मतलब कैश सेल प्रोसीड्स, कैश रिसीव्ड को कहते हैं, ठीक है। तो अदर इनकम में शामिल है प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ एन इक्विपमेंट। क्या अदर इनकम में क्या शामिल है, कैश रिसीव्ड, सही है। अरे नहीं, अदर इनकम में तो गेन आ सकता था, गलती है, चलो एक गलती मिल गई। अब ये रिसीट्स कितनी है जी, सेल प्रोसीड्स कितनी है जी, 1 लाख, जो कि 31 दिसंबर 14 पे रिसीव हुई साल के दरमियान में, ठीक है। कॉस्ट है इसकी 200, WDV है इसकी 70, तो 70 वाली चीज 100 की बिकी तो गेन है, तो 30 का गेन होना चाहिए था अदर इनकम में, ना कि पूरा 1 लाख रिसीव्ड। गलत है तो सही कर लेंगे, कोई मसला नहीं, लेफ्ट हैंड से सही करेंगे आप तो। अच्छा नेक्स्ट, ये 2 पॉइंट्स हो गए, करने जो गए इंशाल्लाह। प्लांट एंड इक्विपमेंट आर डेप्टेड एट 10% एंड 15% स्ट्रेट लाइन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इतना आसान काम, सुभान अल्लाह। हो गया क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 30 जून वॉज 1400, जिसकी एनआरवी कितनी है 1450। क्या करेंगे, इग्नोर, सारा कुछ नहीं, सारा कुछ करने के लिए नहीं होता बच्चे के अंदर, इग्नोर भी करना होता है, कॉन्सेप्ट है ना। हमने स्टॉक को रखना होता है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, तो कॉस्ट है 14 और 1400 और एनआरवी है 1450, तो लोअर क्या है, कॉस्ट, कॉस्ट तो लोअर पे ही रखो, कुछ नहीं करना, इग्नोर, ठीक है। लेकिन उसने साथ ही बता दिया, हालांकि उसने ऊपर भी बताया था,
तसल्ली नहीं हो रही उसकी, क्या कह रहा है, गुड्स रिटर्न हैव बीन रिसीव्ड बट नॉट इंक्लूडेड इन फिजिकल काउंट, और फिर नीचे कह रहा है इस 1400 में कितना क्लियर करे बेचारा आपको। खैर चलें, तो इसका मतलब 1400 में हम ऐड कर देंगे 390 की कॉस्ट, पूरी बात ये थी, ठीक है। अच्छा जी, मैनेजमेंट एस्टिमेट कर रही है कि प्रोविजंस हैं दोनों इतनी इतनी, तो प्रोविजन का रेट गिवन है तो वो वैसे ही ओपनिंग उसने बताया था, हम क्लोजिंग निकाल लेंगे। पर देखो एडजस्टेड डेटर्स, एडजस्टेड स्टॉक, जैसे स्टॉक 1400 नहीं 1400 समथिंग होगा, जिसमें 390 की भी कॉस्ट होगी, ठीक है, और वो जो है उसके ऊपर परसेंटेज लगेगी आपकी इस प्रोविजन की स्टॉक वाले की। जैसे डेटर्स में सेल रिटर्न की एंट्री नहीं पड़ी होगी वो डालेंगे, ठीक है, को बैड रिटर्न ऑफ नहीं हुआ तो राइट ऑफ करेंगे, फिर जो एडजस्टेड डेटर्स आएंगे उस पे प्रोविजन का रेट लगेगा, तो सेम टू सेम है। करंट वेयर हाउस रेंट इज 600 पर एनम विच वॉज पेड इन एडवांस, ओह एक्रूअल एक्रूअल एक्रूअल, फॉलोइंग बिल्स फॉर एक्सपेंसेस वर रिसीव्ड बट नॉट येट एंटर्ड इन द किताबें। व्हाट इज दिस बेटा, ये बिल जो है ना, बिल रिसीव हुआ है, ये बिल जो होता है याद रखना ये हमेशा पेएबल होता है, ठीक है ना। बिल पे होता तो कैश भूलना ही नहीं था उसने। अब बेसिकली क्या किया उसने ओपनिंग रिपेयर मेंटेनेंस बताई है, यूटिलिटीज भी बताई है, ओपनिंग एक्रूवल है, फिर ये पेड की फिगर आ गई और क्लोजिंग उसने बता दिया। ये क्लोजिंग बताने का तरीका था, ठीक है, लेकिन एक्सपेंस की फिगर सवाल में कहीं नजर नहीं आ रही थी, वो बैलेंसिंग निकाल लेंगे, ठीक है, ओके। फिर कंपनी आखिरकार आ गए, सवाल सिर्फ लेंथी है, सवाल के पल्ले कुछ नहीं है, ठीक है। कंपनी रीवैल्यूड इट्स नॉन करंट एसेट्स ऑन 31 दिसंबर 14, वैल्यूअर हैज सजेस्टेड प्लांट, लेकिन ये दो वर्किंग्स अब करनी पड़ेंगी, सिर्फ लेंथी है, दोनों को रीवैल्यू करना। आपकी फेवरेट एडजस्टमेंट आ गई, और नो एंट्री हैज बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्पोजल रीवैल्यूएशन एंड, यार बस कर दे यार, ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन इज टू बी, वो कह रहा है ये मत करना, मतलब शायद ये एनुअल वाले हिसाब पे नहीं चलते, ठीक है। और कर भी रहे हैं मिड ऑफ द ईयर एक्विजिशन। अब किडी जाती है कि ये वो सवाल कहते 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 मैंने करवाया ना, और आज वो सवाल में आ गया, तो आज हो जाएगा, आज हो जाएगा। वो अलग बात है कि वहाँ आसान था, यहाँ बहुत मुश्किल सिनेरियो बन गया, रिमेनिंग लाइफ निकालने वाला बड़ा मसला था यहाँ पे, ठीक है। तो इस सवाल के अंदर टाइम लगेगा हमें थोड़ा रिमेनिंग लाइफ निकालने में, ठीक है, ओके। चलो सवाल शुरू करते हैं फिर अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किया आपने, और एडजस्टमेंट 1 दिल में तो बड़ा आ रहा है मेरे कि एडजस्टमेंट 1 हम डायरेक्ट ही करें। कल मैंने क्या कहा था आपको, ओरिजिनल रॉन्ग करके, बताओ जी। हाँ, शेयर रिटर्न की एंट्री क्या है, शेयर रिटर्न डेबिट डेटर, ये होनी चाहिए थी, ये नहीं हुई, तो इसको क्या कर लें। दूसरी चीज, इन्वेंट्री जो है वो ऐड नहीं हुआ उसके अंदर ये आइटम, तो फिर उसको क्या कर लें 300। लेकिन एक मसला है, वो मसला ये है कि जी भाई के सेल खत्म हो गए थे, तो मैं क्या कह रहा था जी, हाँ मैं कह रहा था कि डेटर डेबिट, हाँ मैं ये कह रहा था डेटर डेबिट, शेयर रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट की एंट्री भी होनी है, इसका मतलब डेटर भी ओपन कर लो और इन्वेंट्री को भी ओपन बाद में कर लें। डेटर को ओपन कर लो, एडजस्टेड बनाना है, और इन्वेंट्री के लेजर को ओपन करो, उसको भी एडजस्टेड बनाना है। आज इन्वेंट्री का लेजर ओपन कर लें, कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। इन्वेंट्री का बैलेंस ही है, अनएडजस्टेड क्लोजिंग को क्लोजिंग बनाना है, ठीक है ना। मतलब ये नहीं कि मैं परपेचुअल पे चला जाऊंगा, मैं सिर्फ कहते हो तो नहीं करता, लेकिन आसानी हो जाएगी लेजर ओपन करने से, ठीक है। अच्छा, तो शेयर रिटर्न की एंट्री भी करेंगे और स्टॉक में उसको ऐड भी कर देंगे, ठीक है, कर लें ये काम। तो इसका मतलब डेटर्स को उठाओ, डेटर्स तो ट्रायल से मिलेंगे मुझे, क्लोजिंग कितने हैं जी, 1300, ये पिक कर लिया मैंने कहा तुम अनएडजस्टेड हो, तो वर्किंग नंबर 4 एडजस्टेड डेटर्स, थोड़ी सी गुंजाइश यहीं पे बना लेते हैं यार। अच्छा जी, अब एडजस्टेड डेटर्स अकाउंट ओपन किया है, सवाल में मेरे पास अनएडजस्टेड डेटर्स हैं क्योंकि एक सेल रिटर्न रिकॉर्ड नहीं हुई होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे एक और लेजर भी बनाने की कोशिश करेंगे हम, तो इसलिए ज़रा
इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाए। जज साहब, एडजस्टेड डेटर्स, तो अनएडजस्टेड कैरी डाउन, कितना बोला आपने? 1300। ठीक है जी। अब ये भी आ गया, ओपन हो गया। उसके बाद सेल्स में क्यों जाके उठाऊं? सेल्स तो आ जाएंगी जब ट्रायल वाली आनी होंगी। यहां पर आगे लिख लेते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, ऐड नहीं किया हुआ क्लोजिंग स्टॉक के अंदर हमने, तो अच्छा ऐड नहीं कर, मैं लेजर नहीं बनाता, मैं प्रोविजन का लेजर बना लूंगा, ऑब्सोलीट इन्वेंट्री की प्रोविजन का, या इजाजत देते हो तो इससे कंफ्यूज तो नहीं हो गए? मैं क्या है पीरियोडिक सिस्टम रहा हूं और इन्वेंट्री का लेजर बना रहा हूं। इन्वेंट्री का लेजर मतलब स्टेटमेंट फॉर्म में, बस मैं एडजस्टमेंट नहीं कर रहा। जरा मैं चाह रहा हूं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बिल्कुल वैसे ही लगे जैसे प्रोविजन फॉर ऑब्सोलीट इन्वेंट्री। तो बाद में अगर कहोगे तो मैं काटा वाटा कर दूंगा इसको। एडजस्टेड क्लोजिंग इन्वेंट्री, अकाउंट भी नहीं लिखता, चलो ठीक है। अब ये भी सवाल के अंदर गिवन है और ये अदर इंफॉर्मेशन में गिवन है। ये कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना था जी? 1400। तो इसको मैं कह रहा हूं ये क्या है? ये अनएडजस्टेड कैरी डाउन है, क्लोजिंग है कितना? 1400। ठीक है जी। अब हम अपनी एडजस्टमेंट करते हैं जी। सेल रिटर्न रिकॉर्ड नहीं हुई, कर लो एंट्री। सेल रिटर्न डेबिट, सेल रिटर्न को सेल से माइनस कर दिया, 390 है। सेल रिटर्न डेबिट और डेटर्स क्रेडिट। ठीक है जी, ये सेल रिटर्न आ गई। ठीक है। दूसरा, इसको हमने स्टॉक में ऐड भी नहीं किया। नहीं दिल मारना मेरा, आप डबल एंट्री करने लग जाओगे। नहीं दिल मारना मेरा, मैं इसको ऐसे ही करूंगा, मेरा दिल नहीं मारना। वर्किंग नंबर 5, क्लोजिंग इन्वेंट्री एज पर क्वेश्चन। एज पर क्वेश्चन कहें या एज पर फिजिकल? ना 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 ना, एज पर फिजिकल। एज पर क्वेश्चन कहें, एज पर ट्रायल। ट्रायल में तो ओपनिंग बड़ा होता है। एज पर फिजिकल काउंट, एज पर फिजिकल काउंट। अब जरा पक्के रहोगे आप, ये कौन सा वाला, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना? एज पर फिजिकल काउंट, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 4 में ये गिवन था, कितना? ये मैं जरा ऐसे लिखता हूं, ये 1400 का स्टॉक है, ठीक है। तो क्या नहीं किया जी, इसमें हमने स्टॉक को ऐड नहीं किया, तो जो सेल रिटर्न हुई है उसको ऐड कर दो। अब इसके लिए जरूरी क्या है? ये 390 को किसी से डिवाइड करें और किसी से मल्टीप्लाई। अब मैं कहता हूं थोड़े बड़े हो जाओ ना, C प्लस पी इक्वल टू एस लिखे बगैर भी कर सकते हो आप। आपको पता नहीं है कि आपको पता है, मैं सिर्फ आपको बताने आया हूं आज कि आपको ये सब पता है। चेक करो क्या करते हैं जी, सेल्स एट मार्कअप ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। अब दिमाग में इसको बनाओ इक्वेशन को, अगर कॉस्ट के साथ प्रॉफिट जुड़ा है तो 100 कॉस्ट 30 प्रॉफिट, तो फिर तो 100 प्लस 30 इज इक्वल टू 130। 100 क्या है? कॉस्ट, और 130 क्या है? सेल। ये क्या है? सेल। तो डिवाइड करो इसको 130 से, हमें क्या चाहिए? कॉस्ट, उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आंसर इज 300 पूरा। ठीक है जी। अब ये मेरा स्टॉक हो गया दुरुस्त। 1400 नहीं 1700, ऊपर 1400 है जी, 1700 का मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ठीक है जी। लो जी, शायद सोल्यूशन में मैंने लेजर बना दिया था। चलो किताब वाला सोल्यूशन देख लेना लेजर में भी। मैंने कहा जरा ऐसे कंफ्यूज है ना हो जाए, पक्के पैरों पे रहे ना, नहीं बनाते लेजर, नहीं बनाते। मैंने फिर भी नहीं बनाया, मैं सिर्फ क्लोजिंग को एडजस्ट करने के लिए बनाने लगा था, वो भी नहीं बनाया। अब रिटर्न की एंट्री भी हो गई, क्लोजिंग स्टॉक में ये ऐड भी हो गया। फिर साथ ही एनआरवी लॉस को क्या किया? इग्नोर। ठीक है। तो यही हमारी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, जिसकी डबल एंट्री मैं इंशाल्लाह करूंगा कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर। तो यूं लिखूंगा, स्टॉक डेबिट 1700 से और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। लेकिन उसमें एक और मसला है और वो है इसकी प्रोविजन। ठीक है ना। अब प्रोविजन तो मैं दोनों का लेजर बनाऊंगा। ठीक है। तो प्रोविजन फॉर, यहां पे आ जाएगा जी एडजस्टेड कैरी डाउन, कितना जी? इसको भी मैं एडजस्टेड कैरी डाउन कह देता हूं, ताकि एक जैसे लगे। बस लेजर नहीं बनाया, डर गया मैं। ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर ही निकाली, यही मैंने लेजर में निकालना था बस।
जी कितना 910, ठीक है। ये जनाब लेजर हो गया खत्म और उधर हमारी वर्किंग ने भी वही काम कर दिया। ओके, अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको आता है, प्रोविजन फॉर ऑब्सोलीट स्टॉक, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, कोई भी प्रोविजन हो क्लोजिंग पे बैलेंस पे रेट लगना हो वो वैसे ही ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 6, मेरा तो बड़ा दिल था यहाँ पे मेरे पास वो हो जाती वर्किंग्स रीवैल्यूएशन वाली, फिर रीवैल्यूएशन वाली वर्किंग्स वहाँ कर लेंगे, ठीक है। बाकी सारी कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ओपनिंग सवाल में गिवन है ट्रायल में, ऐसे ही प्रोविजन फॉर ऑब्सोलीट इन्वेंट्री, जरा छोटा लिखा गया, माजरत, रश पै गया, नजर आ रहे हैं एंड वालों ये इधर, माजरत थोड़ी सी भाई, गुजारा है, माजरत क्या जी। अब सवाल के अंदर ओपनिंग प्रोविजन गिवन है, तो चको एनओवी ले चलिए 45 और 48, ये भी दोनों उठ गए, ठीक है। तो 45, ये 48 है और ये 45। ऐसे पर्चे में आपने नहीं करना, ठीक है ना, नंबर कट जाते हैं, एक क्रॉस लगा के आपने दोबारा 48 लिख देना, ठीक है ना। ओवर राइटिंग के मार्क्स कटते हैं, कटिंग के नहीं कटते, ओवर राइटिंग कटते हैं। 8 को 2 नहीं बनाना, 2 को 7 नहीं बनाना, बस ठीक है, दोबारा काट के लिख दें। अच्छा जी, अब एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट 1 मैंने कर दी, उसके बाद एडजस्टमेंट 5 मैं साथ ही कर रहा हूँ, हालांकि आप तरतीब से भी चल सकते थे, जब इसका नंबर आता तब कर लेते, तो मेरा दिल कर रहा था ज़रा, ठीक है। अब 5% ट्रेड डेट्स नहीं, प्रोविजन की बात हो रही है, तो 910 का 5% कितना 45.5, और स्टॉक का कितने परसेंट ऑब्सोलीट 3%, तो 1700, ये 1700 रिटर्न ऑफ है। अच्छा वो मैंने पढ़ा ही नहीं फिर, सॉरी, चलो इसका तो मसला कोई नहीं है ना, सिर्फ इसी का ही है, कर लेते हैं, वो भी है ऑलरेडी। ओ वाह, चस आ गई के फिर। अब शुरू करते हैं जी काम जी, तो फिर गड़बड़ होगी, कहां पे पढ़ाई है, मैंने तो पढ़ा ही नहीं। कौन से एडजस्टमेंट में? ओके 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 जी, एक ये 2 एडजस्टमेंट्स और ये बैड डेट रिटर्न ऑफ, इसकी एंट्री करेंगे। ये ऑलरेडी है तो रिटर्न ऑफ, वैसे तो ये ऑलरेडी रिटर्न ऑफ है, ठीक है, लेकिन बहरहाल डेटर्स में से तो माइनस हो चुका हुआ है ना। अब देखो मेरी बात सुनो, प्रोविजन में तो इसको लिखना जरूरी है क्योंकि पीएनएल के अंदर लेके जाना है, लेकिन जो बैड डेट रिटर्न ऑफ होते हैं ट्रायल में आए पड़े हैं, ये ऑलरेडी डबल एंट्री होकर निकले होते हैं, तो इसकी एंट्री पड़ी डेट बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट डेटर क्रेडिट, तो तब ही ये डेबिट साइड पे एक्सपेंस के तौर पे भी नजर आ रहा है और डेटर्स में से ऑलरेडी डिडक्टेड भी होता है, ठीक है। तो ये बैड डेट्स जो रिटर्न ऑफ ट्रायल में नजर आ रहे हैं, कितने गया उतने नंग गया, ये ऑलरेडी डिडक्टेड होता है इसमें से, ठीक है। तो ये क्या है, डेटर्स में से बैड डेट रिटर्न ऑफ, ये पता है आप लोगों को, ये आपको क्यों नहीं पता था, ऑलरेडी डिडक्टेड। हाँ, अगर लिखा, तभी तो मैंने पूछा एडजस्टमेंट बताओ, जब आपने बोला ना रिटर्न ऑफ होने से, तो मैंने कहा एडजस्टमेंट बताओ, क्यों, अगर एडजस्टमेंट होती तो उसमें लिखा होता इतने रुपए के बैड डेट्स दे आर रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न ऑफ, तो वो फिर हम डबल एंट्री करते प्रोविजन डेबिट डेटर, ये तो ऑलरेडी रिटर्न ऑफ है, ठीक है। इनकी डेटर क्रेडिट की एंट्री हो चुकी है, ये 1300 तक आते आते माइनस हो चुके हैं, बस इनको लिखना जरूर है बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए। तो सॉरी, बैड डेट रिटर्न ऑफ कितने, बैड डेट रिटर्न ऑफ कितने जी 30, बिल्कुल ऐसे ही ऑब्सोलीट स्टॉक रिटर्न ऑफ कितना, ये भी 1400 तक आते आते माइनस हो चुका है क्योंकि डबल एंट्री हुई है तो ट्रायल में पहुंचा है। और अगर यही एडजस्टमेंट गिवन होती, इतने रुपए का डेट रिटर्न ऑफ होना भी बाकी है, टू बी रिटर्न ऑफ है,
इतना स्टॉक ऑब्सोलीट जो है ये रिटर्न ऑफ होना बाकी है, टू बी रिटर्न ऑफ है, तो फिर हम डबल एंट्री पूरी करते। भाई ट्रायल वाली हर चीज ना एक दफा नजर आती है, यही हमारा असूल है। अगर अदर इंफॉर्मेशन होती तो दो जगह नजर आता, यहां पर डेबिट, यहां पर क्रेडिट, ठीक है। लेकिन चूंकि ये ट्रायल में पड़ा है, मैंने इसलिए एडजस्टमेंट पूछी, आपने कहा एडजस्टमेंट कोई नहीं, ट्रायल में पड़ा है, तो मैं कहा ओके ये तो ऑलरेडी डबल एंट्री होकर पहुंचा हुआ है, ठीक है। तो फिर वही वाला मामला रहा, 910 इंटू 5%, चंगा पला लिखिया सी जगह बना के 45.5 और 1700 का 3%, एग्जैक्ट 51। ये किसको पॉइंट समझ नहीं आया बता दें मुझे, मैं आपको क्लास से निकाल दूं। अच्छा नहीं मजाक कर जी, किसको समझ नहीं आया? बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ यहां लिख ही नहीं सकता। ट्रायल में डेबिट साइड पे कब आएगी चीज, मेरा सवाल बदल गया। यहां पर लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो फिर अक्यूमुलेशन के साथ वो क्लोजिंग लिखे या ना लिखे, है क्लोजिंग या नहीं क्लोजिंग? कैसे क्लोजिंग एंट्री हुई है, कैसे हुई है? एंट्री हुए बगैर ये इधर आ नहीं सकता था, ठीक है। बैड डेट रिटर्न ऑफ ट्रायल में आ गया, मतलब उसने एंट्री की है बैड रिटर्न ऑफ डेबिट, डेटर क्रेडिट, तब इधर आया। अगर यहां पर राइट ऑफ ना हुआ था तो नीचे अलग लिखा होता तो फिर डेबिट साइड पे आ ही नहीं सकता था, ठीक है। ट्रायल में तो डबल एंट्री होकर चीजें पहुंचती है ना, ठीक है जी। अच्छा जी, तो डेटर्स क्लोजिंग कितने हो गए? 910, उसका 5%, और ये इन्वेंट्री क्लोजिंग कितनी होगी एडजस्टेड वाली, इसका फिर 3% लेकर हमने क्लोजिंग निकाला। अब बैलेंसिंग फिगर वो है जो पीएनएल में जाया करती है, 27.5 और 46, ठीक है। अब इन दोनों की एंट्री क्या है? बैड डेट एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहीं एज पर ट्रायल आ रहे हैं? कोई नहीं ना आ रहे, इसलिए कोई एज पर ट्रायल लिखनी जरूरत नहीं, जो खर्चा आ रहा है लिखना शुरू कर दो। तो सबसे पहला खर्चा मुझे मिला बैड डेट वर्किंग नंबर 6 27.5। दूसरा है जी ऑब्सोलीट इन्वेंट्री रिटर्न ऑफ। अब ये इन्वेंट्री रिटर्न ऑफ कहां पे लेके जानी चाहिए? पीएनएल के अंदर जानी चाहिए या कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर जानी चाहिए? मेरा सवाल है आपसे जी। कॉस्ट ऑफ सेल निकलते हुए ही क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट होता है तो कॉस्ट ऑफ सेल निकलती है, ठीक है। चाहे ये रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री हो तब भी उधर ही जाना चाहिए, फिनिश गुड्स के तब भी यहीं पे डाल दें। अब इसकी प्रेजेंटेशन कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर आएगी, यहाँ पे जहाँ पे मैं अभी आपकी तरतीब खराब नहीं कर रहा, वो क्या होती है आपकी तरतीब? ओपनिंग स्टॉक है, इन्वेंट्री है, क्या लफ्ज लिखा उसने? हाँ चलो स्टॉक है आज, तो फिर इतने क्यों इन्वेंट्री लिखा है? चलो खैर, ओपनिंग स्टॉक आएगा, इसमें परचेजेज आएंगी, इसमें को और लटरम पटरम खर्चे आएंगे। मैं बिल्कुल एंड पे ला के ना आज क्लोजिंग स्टॉक रख रहा हूँ। एक अप्रोच कल सिखाई थी, कितनी आसान थी, कोई परेशानी की जरूरत ही नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक भी स्टार्ट में लिख दो तब भी काम चलेगा, आपने तो प्लस माइनस ही करना होता है। लेकिन दूसरी अप्रोच भी है, चलो वो भी कर लेते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक ने यहां पर आ जाना है, ठीक है। वो क्या हुआ करता है? क्लोजिंग स्टॉक लेस, ठीक है जी। अब उसके बाद यहां पे आपको पता है प्लस क्या किया करते हैं हम? परचेजेस, ठीक है। तो प्लस माइनस ही लिखता हूं, लेस ऐड तो बड़ा जगह ले जाएगा, तो प्लस परचेजेस, ठीक है। फिर उसके बाद और कुछ चीजें जो हैं वो प्लस भी हो सकती हैं, माइनस भी हो सकती हैं, और अल्टीमेटली एंड पे क्लोजिंग स्टॉक हमने माइनस करना है, ठीक है। लेकिन एक मसला है, वो मसला ये है कि डेटर्स जैसे 910 के प्रेजेंट नहीं हो सकते बैलेंस शीट में, बल्कि नेट करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही स्टॉक भी 1700 का प्रेजेंट नहीं हो सकता, बल्कि उसको भी क्या करना पड़ेगा? नेट करना पड़ेगा प्रोविजन से। हमने इसको अभी डेटर में से, इन्वेंट्री में से निकाला नहीं है फिगर को, लेकिन हमें शक है कि ये निकालना पड़ेगा, तो बैलेंस शीट के फेस से फिर इसको नेट करके शो कर देते थे, ठीक है। अब ये मैं कह रहा था आपको कि यहाँ पे आपने क्या करना है जी, प्लस ही कर रहा हूं मैं, क्या जी? इसको मैं क्या कह दूं? इंक्रीज इन ऑब्सोलीट इन्वेंट्री या ऑब्सोलीट इन्वेंट्री एक्सपेंस, जो भी दिल करे लिख लो। क्या लिख दें? इंक्रीज ज्यादा बेहतर लग रहा है,
जैसे ये क्या होता है, इंक्रीज इन बैड डेट एक्सपेंस, इंक्रीज इन एस्टीमेट ऑफ बैड डेट एक्सपेंस, तो ये भी इंक्रीज होता है बैड डेट एक्सपेंस, ऐसे यहां पर लिख लो, बल्कि लफ्ज भी वही लिखते हैं, ऑब्सोलीट इन्वेंट्री एक्सपेंस, ठीक है, ताकि एक जैसा ही लगे। वर्किंग नंबर 7 कितना जी, 46, 1300। अच्छा अच्छा जी, अब बैलेंस शीट के अंदर भी इन दोनों चीज़ों को प्रेजेंट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो बैलेंस शीट में इसको प्रेजेंट करते हैं, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक जो है ना जी, वो हमने निकाल लिया हुआ है कितना, 1700, ठीक है। ये 1700 कहाँ से निकाला है जी हमने, वर्किंग नंबर 5। तो कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर क्लोजिंग स्टॉक नहीं आना है, और इंक्रीज डिक्रीज ऑफ प्रोविजन हमने इधर चार्ज कर दिया है। अब बैलेंस शीट में स्टॉक 1700 ही है, स्टॉक 1700 माइनस 51 1649 नहीं हो गया, स्टॉक अभी भी 1700 ही है, प्रोविजन अलग रखी हुई है ना, ठीक है। तो इसलिए यहां पर हमने क्या माइनस किया, जो क्लोजिंग स्टॉक है, अभी राइट ऑफ तो नहीं किया, जो रिटर्न ऑफ है 40 वो तो माइनस होकर ये फिगर निकली हुई है ना, तो वो तो हमने माइनस कर दिया, जो भी माइनस नहीं हुआ वो 1700 का स्टॉक ही है, ठीक है। अब बैलेंस शीट के अंदर आपको पता है इन दोनों को हमें कैसे शो करना पड़ता है, करंट एसेट्स में लफ्ज क्या है, स्टॉक, स्टॉक कितना जी 1700, वर्किंग नंबर, स्टॉक यही है, लेकिन प्रोविजन फॉर ऑब्सोलीट स्टॉक होने की वजह से अब इसमें से माइनस कर देंगे हम 51, वर्किंग नंबर 7 जी 1649। फिर डेटर्स, डेटर्स का नाम क्या लिखा हुआ उसने, ट्रेड डेट्स, ट्रेड डेटर्स, अच्छा जी ट्रेड डेटर्स, ट्रेड डेटर्स क्लोजिंग, ये 910 हमने निकाला है वर्किंग नंबर 4 में, अच्छा पहले ये कर दिया था हमने, चलो माइनस 45.5 864.5। देखो बच्चों, क्लोजिंग प्रोविजन हमने पीएनएल में नहीं डाली, चेंज इन प्रोविजन पीएनएल में डाला, क्लोजिंग प्रोविजन हमने पीएनएल में नहीं डाली, चेंज इन प्रोविजन पीएनएल में डाला, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक चूंकि यहां पे नजर आता है ना माइनस होता हुआ, तो ये 1700 ही रहना है, ठीक है। हाँ, बैलेंस शीट में 1700 के स्टॉक में से प्रोविजन को लेस करके नेट ऑफ प्रोविजन हमने बैलेंस शो कर दिया, ठीक है। तो बैलेंस शीट में 1649 का स्टॉक है, जरा ध्यान से इसको देख लें, ये ना हो गोली हो जाए आपको। बैलेंस शीट उधर रखो भाई, वो देख रहे हैं तुम इधर ले आ रहे हो, बैलेंस शीट में चेक करो कितना 1600, स्टॉक कितना है जी 1649 का, जबकि कॉस्ट ऑफ सेल में माइनस हो रहा है 1700, वजह समझ आ रही है, बोलो। हाँ, क्योंकि हमने एक्सपेंस क्लोजिंग को नहीं बनाना होता, ये एक्सपेंस थोड़ा ही था, एक्सपेंस तो ये राइट ऑफ और ये इंक्रीज मिलाकर 46 बने, हमने तरतीब ये रखी होती है कि हम लेजर इकट्ठा बना लेते हैं, वरना गौर करें तो 40 का तो ऑब्सोलीट हो गया, 45 से 51 का चेंज कितना है 6, तो ये 6 भी शक है कि हो जाएगा, तो 40 जमा 6 इकट्ठा हम ले जाते हैं इस अप्रोच से 46, ये 46 का 46 एक्सपेंस बना लिया, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक अभी कितना है 1700, और डेटर्स क्लोजिंग यहां कहीं आते नहीं ना, वरना वो भी ऐसे ही होता है कि पीएनएल के अंदर क्लोजिंग डेटर माइनस कॉस्ट ऑफ सेल निकालते हुए, ठीक है ना, वो ऐसा चक्कर नहीं, ओके। तो ये क्या है जी 1700 का क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 1700 ही है, हाँ शक है कि इसमें से कुछ अभी ऑब्सोलीट हो सकता है, तो वो प्रोविजन अलग रखी हुई थी और इंक्रीज डिक्रीज पीएनएल में ले गए हुए हैं, कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर ले गए इसको आई कैप ने इसको भी आई थिंक इधर रखा हुआ है, आई थिंक, लेट्स सी, बल्कि यहाँ सी से समझ कोई नहीं आना इनके सोल्यूशन से, इनके सोल्यूशन ऐसे ही होते हैं, बस ब्रैकेट में सारा कुछ कर देते हैं। चेक करो कितना है जी ऑब्सोलीट वाला खर्चा, हाँ 46 तो कहीं भी नहीं है, चलो बहरहाल जिथे भी रखे सानू की हमने इधर रख लिया, चलो छोड़ो देख लेंगे फिर किसी वक्त, ठीक है। अच्छा ले जी 1 हो गया, स्टूडेंट
तो ये भी तो 30 का रिटर्न ऑफ हुआ है, तो फिर 27 क्यों लिखा है? क्योंकि ये एक्चुअल है, ये एस्टिमेटेड है, ये कंबाइन करके हम ले जाया करते थे। अगर आप अलग अलग लेकर जाएं तो 30 रुपए का एक्चुअल बैडेड रिटर्न ऑफ एक्सपेंस बना, 48 से 45 डिक्रीज इन प्रोविजन है, 2.5 कितना बन रहा है? 2.5 बन रहा है, 2.5 रुपए से रिवर्सल है, तो 30 माइनस 2.5 करें तो ये खर्चा पीएनएल में जाना चाहिए। ये हमारी अप्रोच है, बिल्कुल इसी अप्रोच पे मैंने इसको भी किया है, कोई डिफरेंस नहीं है। आपने ये सवाल यहां क्यों नहीं किया? एक्चुअल बैडेड कितना है? 30, तो आप 30 क्यों नहीं लेके गए? 27 क्यों ले गए? अच्छा, अब ये ज्यादा अच्छा समझ आता, बिल्कुल सेम हो जाता जब यहाँ पे 50 पड़ा होता, लेट से ये 50 होता, 48 से 50 2 इंक्रीज, तो यहां पर 30 होता, तो यहां 32 आता। तो ये एक्चुअल एस्टीमेट का चेंज, दोनों मिलाकर हमारी अप्रोच में जाते हैं, हम अलग अलग लेके नहीं जाते, ये हमारी अप्रोच ही है, ठीक है ना? ओके, तो सेम टू सेम ये एक्चुअल इतना ऑब्सोलीट हो गया, शक है कि 6 रुपए का हो जाएगा, तो टोटल, चूंकि हम खर्चे के केस में प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए एक्चुअल क्या एस्टिमेटेड खर्चे को भी रिकॉर्ड करते हैं, तो ये वही हुआ है। यहां अलग बात है कि यहां चेंज इन प्रोविजन जरा ऑपोजिट साइड पे आ रहा था, डिक्रीज इन प्रोविजन है। गॉट इट? अच्छा जी, अब ये आसान एडजस्टमेंट्स हैं सारी की सारी, ठीक है, ये सारी की सारी, ये 4 हो नहीं गया, ये भी हो गया। चलो अब आसान एडजस्टमेंट है, अदर इनकम में रेक्टिफिकेशन, प्लांट की डेप्रिसिएशन, लेकिन ये प्लांट की डेप्रिसिएशन को हम इंशाल्लाह करेंगे बिल्कुल एंड पे जाके, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। फिलहाल तो नंबर 6, नंबर 7, नंबर 9 कर लेनी चाहिए, क्या ख्याल है? नंबर 6 को सबसे पहले कर लें, आसान नंबर, पर्चे में भी ऐसे करना है, जरा लगे एडजस्टमेंट मुश्किल लग रही, क्यों नहीं करते हैं पहले आसान वाली कर लें, क्योंकि सवाल तो 2 दफा पड़ा होता है आपने, ठीक है, आसान नंबर पहले लेने हैं हमेशा। ओके जी, करंट वेयर हाउस रेंट इज 600, वेयर हाउस के रेंट नंबर नजर तो आया था कहीं पे 740, कहता है करंट वेयर हाउस रेंट इज 600, तो फिर इतने 740 क्यों आ रहे? विच वॉज पेड इन एडवांस ऑन, अब सवाल में कहीं पे उसने ओपनिंग प्रीपेड नहीं बताया, एम आई राइट? तो फिर हम अपना लेजर ओपन करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। मैंने पहले जैसे आपसे अर्ज कर दिया है कि हम जो है वो लेजर वहाँ पे ये जो है ना रीवैल्यूएशन की वर्किंग यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो लेजर्स की जगह बची है वो तो मैक्सिमम कर लेना यहाँ पे। तो वर्किंग नंबर 8, वेयर हाउस रेंट, हेयर हाउस, वेयर हाउस, हेयर हाउस, अच्छा जी, वेयर हाउस, अब रेंट एक्सपेंस है, ठीक है जी, तो उसने क्या ट्रायल के अंदर क्या पड़ा होता है? पेड की फिगर, ट्रायल में क्या होता है जी? पेड की फिगर। अब उसने ट्रायल में पेड की फिगर दी, हमने कहा एक्सपेंस के लेजर में जरा देख लें पेड किस तरफ आया करता है, तो भाई एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ट्रायल में तो चूंकि पेड की फिगर होती है, पक्की बात है पेड की फिगर है, क्योंकि एक्रूवल के एडजस्टमेंट अदर इन्फॉर्मेशन पड़ी है, टाइप 2 ट्रायल, टाइप 2 का ट्रायल, पक्की बात है ये पेड की फिगर है, कोई शक है इसमें? है किसी को शक तो बोलो। अब एज पर ट्रायल कह दो, आपकी मर्जी है, आप इसको कैश भी लिख दो तो आपकी मर्जी है, लेकिन डबल एंट्री नहीं कर रही, बिकॉज ट्रायल में चीज डबल एंट्री होकर पहुंची होती है। बचपन में उस्तादों ने ये सिखाया था आपको, वही तो एक बात याद है आपको, ट्रायल वाली हर चीज एक बार नजर आएगी, डबल एंट्री होगी अदर इन्फॉर्मेशन, तो ट्रायल वाली तो एक दफा ही नजर आनी है, डबल एंट्री नहीं करनी, कैश को अनएडजस्टेड कह के ले आओ उधर, चलो जी एंट्री होनी बाकी, जो एंट्री होके पहुंचा है यहां पर, ठीक है, कितना? फिर उसने बोला वेयर हाउस रेंट जो है वो करंटली 600 है, जो एडवांस में पे हुआ था 1 अक्टूबर 14 पे। अब पिछला फिर पिछले 9-8 महीनों का होगा, बल्कि 9-8 नहीं, ये कितना है जी? ठीक है, अब करंट वेयर हाउस रेंट 600 है और ये 1 अक्टूबर 14 को पे हुआ है, तो ये फिर करंट वेयर हाउस पर एनम रेंट है 600 पूरे साल का, तो ये 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक है। 1 अक्टूबर 14 हमारे साल से 30 सितंबर 15 अगला साल, हमारा साल खत्म हो रहा है 30 जून पर, तो हमने क्लोजिंग में इसको क्या कहना है जी? ये तो प्रीपेड है। अब कितना? 600 डिवाइडेड बाय 12, एनुअल है, पर एनम हो गया, इनटू 3। अब देखो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है, अब आप कहोगे ये तो 600 था, हो सकता है को पूरा साल इसमें इस्तेमाल ना हुआ हो रेंट, यकम देखो ना, हमने वेयर हाउस ये वाला लिया है कितने किराए पर, वो कह रहा है एडवांस किराया देकर यकम
अक्टूबर पे। अब पहले 3 महीने भी तो थे, जुलाई अगस्त सितंबर, तो हो सकता है बाकी पैसे उसी के हों 600 में से। वैसे 9/12 करो, इसका कितना आता है? 450 तो है इन 9 महीनों का रेंट, तो बाकी 740 माइनस 450 करो तो 290। फिर प्रोबेबली पहले 3 महीनों का रेंट दिया होगा, जुलाई अगस्त सितंबर का। हमें इससे क्या कि कब का रेंट है, हम तो अपने तरतीब पे चले। ट्रायल से पेड की फिगर उठाई, क्लोजिंग पेएबल की फिगर इंफॉर्मेशन गिवन थी, तो पीएनएल में बैलेंसिंग 590 आ गया। ये वेयर हाउस रेंट है, तो इसको यहां ले आओ। वेयर हाउस रेंट एक्सपेंस है, वर्किंग नंबर 8 में हमने निकाला 590, और उसके बाद क्लोजिंग में ये प्रीपेड है, तो प्रीपेड रेंट ऑफ वेयर हाउस। ठीक है, प्रीपेड रेंट वेयर हाउस, ये भी वर्किंग नंबर उसी में ही निकाला है 8 में। कितना? 150। ठीक है जी, यहाँ पे अपनी क्लास के पार्ट 1 पास करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, फिर वापस आते हैं। पार्ट 1 क्लोज कर दो।